हाय फ्रेंड्स, सॉइल मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हैं। सॉइल में हमने बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ों का नॉलेज लिया था हमने, और अब हम लोग आगे सॉइल के बारे में जानकारी लेंगे। हमने कुछ मोटा मोटा जो प्रॉपर्टीज़ थे, यूनिट वेट के बारे में जाना था। हमने ये जाना था कि उसका इन सीटू यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, और कुछ रिलेशंस भी जाना था उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने 3 फेज सिस्टम भी पढ़ा था, वाटर, एयर और सॉइल ग्रेन्स के बारे में। अब हम लोग सॉइल को थोड़ा और ज़्यादा माइन्यूट नज़र से देखने की कोशिश करेंगे, और वो हम लोग करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से। अब ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब भी आप कोई सॉइल का सैंपल लेके आएंगे, मान लीजिए कि ये आपका सॉइल का सैंपल है। ये क्या है? ये एक सॉइल है। एक कंटेनर में आपने सॉइल लेके आए, तो ये सॉइल जो है ग्रेन से बना होता है। उसमें कई तरह के पार्टिकल होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्स। अब ये जो ग्रेन्स जो होता है वो फाइन भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है। तो इस ग्रेन के जो साइज का एनालिसिस करते हैं उसको ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और उसको करने के लिए हम लोग सीव एनालिसिस करते हैं। अब सीव एनालिसिस में 2 तरह का होता है सीव एनालिसिस। एक फाइन एनालिसिस, फाइन सीव एनालिसिस होता है, और एक होता है कोर्स सीव एनालिसिस। एक्चुअली 4.75 एक वैल्यू है। उस वैल्यू से अगर पार्टिकल्स जो हैं बड़े हैं तो उसको कोर्स सीव एनालिसिस के द्वारा उसकी एनालिसिस करते हैं, और अगर वो पार्टिकल 4.75 से छोटे हैं तो उसको फाइन सीव एनालिसिस से उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? 2 तरह के सीव एनालिसिस है। पहला है कोर्स, और दूसरा है अब आइए इसको थोड़ा सा और क्लोजरली देखते हैं। ये सीव एनालिसिस है क्या? कई सारे सीव, सीव मतलब छन्नी होता है। जैसे ये एक सीव हुआ, इसके नीचे एक और सीव हुआ, इसके नीचे एक और सीव हुआ, इसके नीचे एक और सीव हुआ। इस तरह कई सारे सीव का सेट। और इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले में अपना सॉइल सैंपल को अच्छे से बारीक करके जितना कर सकते हैं रख देते हैं, और इस पर कैप पिना के इसको शेक करते हैं, या वाइब्रेटरी मशीन पे इसको वाइब्रेटर पे शेक करते हैं 10 मिनट्स के लिए। तो क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स होंगे इसमें अपने अपने साइज के हिसाब से छन के आ जाएंगे। अब ये जो सीड का जो साइज होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि अगर हम लोग फाइन सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो फाइन सीव एनालिसिस में जिस सीव का इस्तेमाल करते हैं उस सीव का जो साइजेज होते हैं वो सबसे बड़ा जो होता है वो 2 mm का होता है, उसके बाद 1 mm का होता है, उसके बाद 600 माइक्रोन का होता है, उसके बाद जो होता है 425 माइक्रोन का होता है, उसके बाद 300 माइक्रोन, उसके बाद और भी सीव होते हैं 212 माइक्रोन, उसके बाद होता है 150 माइक्रोन, और जो सबसे छोटा वाला होता है वो होता है 75, और इसमें से जो छन के आता है नीचे पैन लगा होता है। तो क्या हो गया? 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 300 माइक्रोन,
212 माइक्रोन, ठीक है, उसके बाद 150 माइक्रोन, उसके बाद 75 माइक्रोन। तो इतने सारे सीव होते हैं फाइन सीव एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तब। और जब कोर्स करते हैं तो कोर्स में कौन कौन सा लेते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ये 5 सीव एनालिसिस है। अगर कोर्स सीव होगा, इसको भी मिटाता हूँ। तो उसमें जो होंगे 4.75 जो होता है सबसे छोटा होता है और बाकी जो होता है उससे बड़ा होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे नीचे होता है पैन, जिसमें कोई होल नहीं होते, कोई परफोरेशन नहीं होता। ये हो गया पैन। इसके ऊपर जो लगा होगा ये होता है 4.75। इस पैन में जो आता है इसको हम लोग फाइन सीव एनालिसिस के लिए भेज देते हैं या फाइन सीव एनालिसिस करते हैं। और इसका जो साइज जो होता है ये 4.75 mm हो गया, और जो इसके ऊपर होगा, इसके जो ऊपर होगा वो होता है 10 mm, ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है वो 20 mm, ठीक है, और इसके ऊपर जो होता है वो 63 mm। ये मैं IS सीव की बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड सीव, ठीक है, और उसके ऊपर जो होता है वो 100 mm। तो ये होते हैं कोर्स सीव एनालिसिस। एनालिसिस में ये सारे आपके मिलेंगे। जो भी सीव होते हैं उसके साइजेज इस तरह से दिए हुए होते हैं। अब चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा ये ब्रीफ में आपको ये जानकारी दे दी कि सीव एनालिसिस में कौन कौन से सीव लेते हैं और उसके और सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इसको भी मिटाया जाए। सॉइल को थोड़ा सा और बारीकी से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल ले आते हैं, सॉइल ले आके उसको ठोकते हैं। अगर आपने लेबोरेटरी में होगा तो आपके पास क्या होंगे, वुडन हैमर होगा। वुडन हैमर से आप उसको मार मार के पतले पतले उसको जितना महीन कर सकते हैं करते हैं। उसके बाद उसका सीव एनालिसिस करते हैं। अब आइए, एक है कॉन्सेप्ट है परसेंटेज फाइनर। तो परसेंटेज फाइनर कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने सीव एनालिसिस किया, इस तरह से सीव सारे लगे हुए हैं एक के ऊपर एक। अब हमें निकालना है परसेंटेज फाइनर, यानी जिस साइज की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सीव की, मान लीजिए कि हमने इस सीव की बात की कि इस सीव से कितना परसेंट इस सीव से फाइनर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑफ सीव, इस पे कितना सीव रिटेन्ड हुआ इसको वेट कर लेंगे। तो वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉइल टेकन। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो टोटल पूरा वेट लिया गया था वो और जिस परसेंटेज का फाइनर निकालना है उस पे कितना रिटेन किया, तो वो हो जाएगा आपका परसेंटेज रिटेन और पर्टिकुलर सीव। सॉरी, ये परसेंटेज रिटेन है, किसी पर्टिकुलर सीव पे कितना परसेंट रिटेन हुआ ये हो जाएगा परसेंटेज रिटेन्ड। वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन द पर्टिकुलर सीव डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ, और उसी के बाद कहेंगे कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिपीट, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड। अब ये क्या होता है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन्ड जो होता है सम ऑफ परसेंटेज रिटेन्ड, यानी सारे का परसेंटेज, इसका भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, सब का परसेंटेज रिटेन निकाल लिया। तो सम ऑफ परसेंटेज रिटेन ऑन ऑल सीव ऑफ लार्जर साइज,
ऑफ लार्जर साइज, मतलब क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटर्न मान लीजिए इसका निकालना है, इस सीव का, मान लीजिए 10 mm सीव है, 10 mm सीव का निकालना है, तो सम ऑफ परसेंटेज रिटर्न ऑफ ऑल सीव लार्जर साइज, इससे जितना लार्जर है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, और प्लस परसेंटेज रिटर्न ऑन पर्टिकुलर सीव, यानी इसका सम और प्लस जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका सम, तो ये हो जाता है परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटर्न। ये क्यूमुलेटिव रिटर्न हो गया और उसके पहले हमने परसेंटेज रिटर्न की बात की थी। अब आते हैं परसेंटेज फाइनर देन द सीव अंडर रेफरेंस। कोई सीव के से कितना परसेंट फाइनर मटेरियल है तो उसको कहते हैं परसेंटेज फाइनर देन, परसेंटेज फाइनर देन रेफरेंस सीव। तो ये होता है 100%, टोटल मतलब जितना है माइनस परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटर्न। अब स्वाभाविक है अगर 10 mm सीप पे हमने क्यूमुलेटिव रिटर्न निकाला, यानी 10 mm से बड़ा जितना भी पार्टिकल है वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज में आ गया, तो उससे पतला पार्टिकल, उससे महीन पार्टिकल कितना होगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो परसेंटेज फाइनल निकल जाएगा। अब देखिए जो हमारा लास्ट सीव जो होता है, जो हम लोग फाइन ग्रेन एनालिसिस करते हैं, वो होता है 75 माइक्रोन। अगर हम लोग फाइन सीव एनालिसिस करते हैं, फाइनर सीव एनालिसिस, तो उसमें जो लोएस्ट होता है, लोएस्ट सीव कितना होता है 75 माइक्रोन। आपको मैं बता दूं 1000 माइक्रोन बराबर 1 mm होता है, याद रखिएगा। तो 75 माइक्रोन का होता है। अब अगर 75 माइक्रोन जो नीचे रिटेन हो गया, अगर उसका भी एनालिसिस करना है, उसके फर्दर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो वो जो होता है वो वेट एनालिसिस के द्वारा होता है। वो ड्राई एनालिसिस, ये इसको कहते हैं ड्राई एनालिसिस, यानी सीव से जब छान के देखते हैं वो होता है ड्राई ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर बहुत ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स का करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं वेट फाइन एनालिसिस। और वो जो होता है स्टोक्स लॉ के ऊपर डिपेंड होता है। अगर 75 माइक्रोन से छोटा पार्टिकल्स का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उसको हम लोग वेट एनालिसिस से करेंगे, और वो जो होता है वो बेस्ड होता है स्टोक्स लॉ के ऊपर। अब मैं बताता हूँ स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक्स लॉ देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पानी है, पूरा इन अनलिमिटेड डेप्थ में पानी है, वाटर, और इसमें आपने कोई पार्टिकल डंप कर दिया, तो पार्टिकल क्या होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, और नीचे जाते जाते नीचे जब जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, विस्कोसिटी का फोर्स लगेगा। विस्कोसिटी ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा मास mg, इसका वेट लगेगा। तो एक विस्कोसिटी जो होगा वो इसके मोशन के वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी धीरे धीरे विस्कोसिटी बढ़ेगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब इसका पीछे वाला फोर्स और आगे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। उसके बाद उस पार्टिकल का कोई वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगा। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। स्टोक्स लॉ कहता है कि दैट टर्मिनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू g। g यानी g मतलब एक्सेलरेशन
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रो एस माइनस रो डब्ल्यू, जो पार्टिकल आपने डुबाया इसके अंदर, इसका डेंसिटी रो एस और जो वाटर है उसका डेंसिटी माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और जी बाई 18, और ये होता है, इसमें हो जाता है डी स्क्वायर, यानी जी रो एस माइनस रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 18 म्यू, जिसमें आपका रो एस जो है वो है डेंसिटी ऑफ ग्रेन। रो एस जो है डेंसिटी ऑफ ग्रेन, जिसके बारे में आपको एनालिसिस करना है। रो एस जो है, रो डब्ल्यू जो है डेंसिटी ऑफ वाटर, म्यू जो है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो पता ही होगा, और डी है डायमीटर ऑफ ग्रेन, डी इज ए डायमीटर ऑफ ग्रेन। अभी इस फॉर्मूला में 20 डिग्री सी पे, 20 डिग्री सी पे अगर स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे, वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो भी आता है निकल के 91 डी स्क्वायर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 91 डी स्क्वायर 20 डिग्री सी पे। और इसी को अगर 27 डिग्री सी पे करेंगे तो भी आता है 107 डी स्क्वायर, ये आता है 27 डिग्री सी पे। तो ये हो जाते हैं हमारे टर्मिनल वेलोसिटी। अब आइए थोड़ा सा और इसमें थोड़ा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फॉर्मूला आया, हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि v जो है, v इज इक्वल टू के डी स्क्वायर, किसी भी टेम्परेचर T पे। k जो है कांस्टेंट है, यहाँ पे 20 डिग्री पे k का वैल्यू 91 है, 27 डिग्री पे 107 है। किसी टेम्परेचर T पे k का वैल्यू k होगा, वो डिपेंड करेगा कि उसका वैल्यू उस टेम्परेचर के हिसाब से क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी T टाइम में, और v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है, अगर T टाइम में h डिस्टेंस दूरी तय करता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? h बाई टी, ठीक है। h बाई टी इज इक्वल टू के डी स्क्वायर। उसको इधर उधर कर देंगे अगर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं d1 बाई d2, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर h1 बाई h2 इंटू t2 बाई t1। ठीक है, यहाँ h1 क्या है? h1 हाइट है, t1 टाइप में h1 हाइट ट्रेवल करता है, t2 टाइम में h2 हाइट ट्रेवल करता है, तो उसके डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग ये रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन से आपको प्रॉब्लम्स बनेंगे, मैं बना के दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि इस v इज इक्वल टू के डी स्क्वायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन को सॉल्व करने में इससे मदद मिलेगी। अब एक बात और बता देता हूँ स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक्स लॉ जो है वो वैलिड होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल के लिए, बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड नहीं होता है। तो जो पार्टिकल साइज है जिसके लिए स्टोक्स लॉ वैलिड होता है वो होता है 0.2 mm से छोटा पार्टिकल होना चाहिए और 0.0002 mm तक। स्टोक्स लॉ किसके लिए वैलिड है? 0.2 mm, ठीक है, से लेके 0.0002 mm। 0.2 mm से अगर बड़ा होगा पार्टिकल तो ये क्या करता है? टर्बुलेंस कर देता है, टर्बुलेंस क्रिएट करता है। टर्बुलेंस क्रिएट करता है जिससे जो होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी उसका कांस्टेंट नहीं रहता और वो एनालिसिस गलत हो जाती है। लेकिन अगर 0.0002 mm से छोटा होगा, अगर पार्टिकल अगर इससे छोटा होगा तो 0.002 mm से अगर पार्टिकल छोटा होगा तो इसमें आ जाता है ब्राउनियन मोशन, जिससे जो सेटलमेंट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है और उसको हम लोग स्टोक्स लॉ से एनालिसिस नहीं कर सकते।
और जो है स्टोक्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए स्टोक्स लॉ के लिमिटेशंस के पॉइंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वैलिड कहाँ कहाँ से होता है, 0.2 mm से 0.0002 mm। अगर पार्टिकल 0.2 mm से बड़ा होगा तो टर्बुलेंस क्रिएट हो जाएगा, और अगर 0.0002 mm से छोटा होगा तो पार्टिकल जो होगा ब्राउनियन मोशन में मूव करेगा, तो इसकी वजह से उसकी सेटलमेंट बहुत स्लो हो जाएगी और वो एनालिसिस गलत हो जाएगा। अब देखिए लिमिटेशंस स्टोक्स लॉ के क्या हैं कि जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं वो हम लोग मान के करते हैं स्टोक्स लॉ। तो पहला लिमिटेशन क्या है कि जो स्टोक्स लॉ है वो स्फेरिकल शेप के लिए होता है, लेकिन जो हमारा सॉइल पार्टिकल है वो ज़रूरी नहीं है कि स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल शेप होगा, एज्यूम्पशन है लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, लेकिन सॉइल पार्टिकल्स ज़रूरी नहीं है कि वो स्फेरिकल हो, इसलिए ये एक लिमिटेशन है। और जो स्टोक्स लॉ है वो वेलोसिटी जो है कंसीडर करता है कि वाटर जो है इनफाइनाइट एक्सटेंट तक है, वाटर इनफाइनाइट एक्सटेंट तक है। वो क्या मानता है कि एक स्फीयर है, एक इनफाइनाइट एक्सटेंट तक वो मूव कर रहा है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो उसका एक्सटेंट लिमिटेड होता है। हम किसी जार में करते हैं या किसी बकेट में करते हैं तो हमारा जो एक्सटेंट जो है वो लिमिटेड हो जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशंस है। उसके बाद क्या है कि जो हम बहुत ज़्यादा फाइनर पार्टिकल्स जब डालते हैं पानी के अंदर तो उसके ऊपर चार्ज होता है। फाइनर पार्टिकल्स का जो होता है वो चार्ज्ड होता है। चार्ज्ड होने की वजह से कई सारे फाइनर पार्टिकल मिलके एक फ्लॉक बना सकते हैं। फ्लॉक बनाने के बाद क्या होता है, वो फ्लॉक एक साथ मूव करेगा। तो हम लोग जो डायमीटर एक पार्टिकल का लेते हैं वो गलत हो जाता है। ऐसे केसेस में हमें पार्टिकल ऑफ फ्लॉक लेना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, तो ये एक लिमिटेशन ये भी है कि जो फाइनर पार्टिकल्स है वो फ्लॉक ना बनाए, और ना ही बनाने के लिए उसमें एंटी फ्लॉक एजेंट या कोई केमिकल डालना पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें कोई फ्लॉक जनरेट ना हो। तो ये था स्टोक्स लॉ के बारे में मैंने कुछ बताया, कुछ वेट एनालिसिस और सीव एनालिसिस के बारे में इस वीडियो में बताया। इसके अगले वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा हम लोग पिपेट मेथड और फाइन ग्रेन सॉइल का जो भी एनालिसिस है वो उसके बारे में मैं बताऊंगा। पिपेट मेथड है, हाइड्रोमीटर मेथड है, तो इस मेथड से क्या क्या फार्मूलों का इस्तेमाल होता है और क्यों क्या इसका इम्पोर्टेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपने पहली बार अगर ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाए तो उसको शेयर कीजिए। तो ये तीनों करना है आपको, मस्ट है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।